हेलो एवरीवन। जैसे प्रॉमिस किया था, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो हम लोग PYQs डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के। और आज के सेशन के लिए मैंने लाए हैं 2025 के PYQs। दीज आर द प्रीवियस पेपर्स ऑफ 2025 फॉर JK बोर्ड क्लास 10th, और इन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है 2025 का, एक सेट है। इस सेट में हमें ये पोएम से उठाकर एक पैसेज दिया होता है, एक वर्स दिया होता है, उसके ऊपर फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमें एक पोएम से उठा के पैसेज दिया हुआ है और इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये सेम पोएम का क्वेश्चन आ जाए, बट इसे सॉल्व, इसको कैसे करना है ये आज देख लेंगे। कभी भी आपको किसी पोएम का वर्स मिल जाए तो इनिशियली आपको हर एक पोएम रीड करके तो जानी है। सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, हर एक पोएम आपको एटलीस्ट एक बार तो रीड करके जानी है एग्ज़ाम से पहले। इट विल नॉट टेक मच टाइम, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये कौन सी पोएम से एटलीस्ट पैसेज उठा के डाला हुआ है। तो अगर समरी दिमाग में होगी, ये सारे क्वेश्चंस ईजिली निकल जाएंगे। दूसरा, आपने पोएम के पोएट को ज़रूर याद रखना है, पोएट का नाम आपने ज़रूर याद रखना है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पोएम किसको एड्रेस की हुई है ये चीज़ आप याद रख के जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर टू यू। तो पोएम के लिए ये 3 चीज़ें अभी इस टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम तो आ ही चुका है, इसलिए ये 3 चीज़ें पोएम पढ़ने से पहले, हर एक पोएम को एक बार रीड करेंगे, 5-5 मिनट लगेंगे सिर्फ। हर एक पोएम के पोएट को याद रखेंगे और हर एक पोएम किसे एड्रेस की जा रही है ये याद रखना है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। अब देखो, जैसे ये पोएम है, लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ सन, अवेकन मी विद फ्लावर्स इन फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ डॉन, इन फॉर्म आई एम अ मैन, इन सब्सटेंस फार फ्रॉम ह्यूमैनिटी। अभी तक ये याद आ जाना चाहिए कि ये पोएम कौन सी है। अगर पढ़ के जाएंगे तो हमें इमीडिएटली याद आ जाएगा कि ये पोएम जो है ये प्रेयर है। ओके, forsaken by men, I am and so they call me महजूर। और ये भी याद आ जाना चाहिए कि इसके पोएट कौन थे। और इस पोएम में तो पर्टिकुलरली हमें ट्रांसलेटर भी याद रखने हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। What natural element does the poet compare his weight to? ये देखो, like dew how long shall I wait? तो किस नेचुरल एलिमेंट से वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं जब वो वेट करने की बात कर रहे हैं? ड्यू से, ड्यू ड्रॉप, ओंस की बूंद, ड्यू से कंपेयर कर रहे हैं। The poet asks to be awakened with dash at the first stroke of dawn. With dash at the first stroke of dawn. अब ढूंढेंगे अगर हम यहाँ पे, तो कहीं पे दिख रहे हैं हमें स्ट्रोक ऑफ डॉन। तो ये क्या कह रहे हैं? अवेकन मी विद वॉट? मिल गया आंसर, अवेकन मी विद फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ डॉन। अगर ये पोएम हम पहले ही रीड करके गए होंगे तो फिर इजी हो जाएगा हमारे लिए, अदरवाइज मुश्किल पड़ेगी वहाँ पे ढूंढने के लिए। What does the poet request the Lord not to do? अब इस पोएम में, प्रेयर पर्टिकुलर पोएम में, हमें पता है कि जो पोएट हैं वो लॉर्ड को क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें अबैंडन ना कर देना, उन्हें अकेले मत कर देना। इन दिस पोएम दिस पोएट रिक्वेस्ट द लॉर्ड नॉट टू अबैंडन हिम। और ये हमें लास्ट लाइन में दिख जाएगा। पीपल में डिजर्ट मी, लोग छोड़ दें, does but you don't abandon me। तो इसका आंसर क्या आएगा? abandon me और abandon him। The poet requests the Lord not to abandon him. Also from this I would like to clear one thing। अगर आप सेंटेंस, कोई क्वेश्चन पूछा है, उसका अगर आंसर दे रहे हैं तो वहाँ पे जल्दबाजी में abandon him ही नहीं करके आना है। फ्रेम द होल सेंटेंस,
The poet requests the Lord not to abandon him. The poet requests, क्योंकि subject जो है वो singular है, इसीलिए verb भी singular आने वाला है. I hope this is clear. Like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? Which poetic device is used in the above line? Like दिख गया, like dew, ओस की बूंदों की तरह, like दिख गया तो वो सिमली होने वाला है. This is so simple, okay? How does the poet describe his state in the poem? अब ये जो पोएट है ये अपनी स्टेट को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं पोएम में, इसके लिए पोएम पढ़नी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले. ओके. फॉरसेकन बाय मैन, नहीं, ऐसी तो स्टेट नहीं है. फॉरसेकन बाय मैन वो ये कह रहे हैं कि अगर हो भी गया तो ठीक है. फिल्ड विद जॉय, क्या खुशी में लिखी है ये पोएम? जॉयस होके तो नहीं लिखी है, क्योंकि वो तो ये देखो ना यहाँ कह रहे हैं इन फॉर्म आई एम मैन, इन सबस्टांस फार फ्रॉम ह्यूमैनिटी. हूँ तो मैं इंसान पर इंसानियत से दूर. तो क्या ये जॉयस होके बोल रहे होंगे? नहीं. सक्सेसफुल एंड पावरफुल, क्या वो ये कह रहे हैं कि उन्हें सक्सेस और पावर चाहिए, या फिर वो सक्सेसफुल या पावरफुल है ये पोएम लिखते समय? नहीं. ही इज़ ओवरवेल्म्ड बाय लाइफ. ओवरवेल्म्ड बाय लाइफ, इस सारी पूरी पैसेज में, पूरी पोएम में हमें जो पोएट का जो स्टेट दिख रहा है, दैट इज़ द पोएट इज़ ओवरवेल्म्ड बाय लाइफ. आई होप दिस इज़ क्लियर. ऐसे ही पोएम के पैसेज आ सकते हैं, और याद रखना ये 3 चीज़ें पढ़ के जानी हैं ताकि आंसर करने में हमें ईजी हो जाए. ओके. एक तो आ जाएगा पोएम वाला, उसके बाद फिर हमारे पास कुछ ना कुछ पैसेज आएगा. ओके. ये पैसेज आपका प्रोज से भी हो सकता है और प्रोज से नहीं भी हो सकता है, तो हमें ये पैसेज बहुत केयरफुली पढ़ना है. ओके. ऐसा नहीं करेगा कोई भी कि सीधा पहले क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उसके बाद पैसेज पे आएंगे. जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पैसेज को पहले स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ओबेसिटी? अब जाएंगे ओबेसिटी को ढूंढते रहेंगे. हाँ, यहाँ मिल गया ओबेसिटी. ये वो पैटर्न है आपका कि आप 100% में से 70% आंसर सही करने की कोशिश कर रहे हो. इसमें आपके आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 70% हो जाती है. अगर पैसेज आया है तो उसे एक बार बहुत आराम से, टेक योर टाइम ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स, और आराम से इस पैसेज को रीड करो. उसके बाद फिर जब आप इन क्वेश्चंस पे आओगे, ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि ये जो लाइन है, ये जो पूछ रहा है, ये कौन से पैराग्राफ में देखी है इस पैसेज के. ओके. जैसे ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर अफेक्टिंग मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. मोर देन 300 मिलियन पीपल आर ओवरवेट. तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये आ चुका है इस वक्त कि ये ओवरवेट और ओबेसिटी पे है शायद से पैसेज. लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर. इन इंडिया, some people tend to be overweight because of their high calorie diet and lack of physical activities. In the United States, obesity is more prevalent in lower economic groups. Obesity is now well recognized as a disease in its own right. Though obesity commonly means very overweight, it is defined as an excess amount of body weight that includes muscles, bone, fat, and water. Obesity especially refers to an excess amount of body fat. Some people, such as bodybuilders or other athletes with a lot of muscles, can be overweight without being obese. Obesity tends to run in families, suggesting a genetic cause. Environmental factors mean lifestyle behavior, as such as what a person eats and his or her level of physical activity. Although you cannot change your genetic makeup, you can change your eating habits and levels of activity. You can learn how to choose more nutritional meals which are low in fat and become more active. Then there are psychological factors. Negative emotions such as boredom, sadness, or anger respond to people who overeat. There is also binge eating, when people eat large amount of food thinking that they cannot control how much they are eating.
Those with the most severe binge or eating problems are also likely to have symptoms of depression and low self esteem. Obesity is a health hazard. Several serious medical conditions have been linked to obesity, including type 2 diabetes, heart diseases, high blood pressure, and stroke. Obesity is also linked to higher rates of certain types of cancer. Other diseases and health problems like obesity include gallbladder disease and gallstones, liver disease, deterioration of joints. The benefits of exercise are much more than any other way of losing weight. Not only does exercise help you to lose weight, but also improves your fitness and flexibility and improves skin texture. Exercise also frees one from the harmful side effects of crash dieting, slimming capsules, and the heat treatment used by slimming centers. नाउ मुझे इतना पता चल गया कि ये जो मैंने ओबेसिटी वाला पैसेज पढ़ा है, इसमें ओवरवेट और ओबेसिटी कैसे होती है, उसका डेटा दिया हुआ है और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं होने से, है ना। ये सब इसमें बताया हुआ है। अब मेरे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो इमीडिएटली मुझे याद आता जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कौन से पैराग्राफ में मिलेगा, अगर ध्यान से मैंने पढ़ा है तो। नाउ लेट अस एक्सप्लोर आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ओबेसिटी। अब ये डेफिनेशन अगर मुझे, क्योंकि वहाँ मेरे पास ये आंसर्स नहीं होंगे, इन सब में से अगर तो मैंने पैराग्राफ ऊपर ऊपर से पढ़ा है या फिर मैंने पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं है, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप किया और मैं चली जाऊंगी वापस ढूंढने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम बच्चे करेक्ट करेंगे इस आंसर को, एक्सेस बॉडी फैट। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल मार्क दिस एज एन आंसर, जो कि गलत है। पूरा पैराग्राफ पढ़ा होता तो मुझे पता होता कि इस पूरे पैसेज में, ये पैराग्राफ में मुझे ये आंसर मिलेगा। और आंसर है क्या, ध्यान से पढ़ेंगे ये। दो ओबेसिटी कॉमनली मीन्स वेरी ओवरवेट, it is defined as an excess amount of body weight that includes muscles, bone, fat, and water. Obesity specially refers to an excess amount of body fat. Some people, such as bodybuilders, और यहाँ पे और होना चाहिए था, वैसे आर नहीं, or other athletes with a lot of muscles can be overweight without being obese. है, उनका मसल फैट है बट obese नहीं कह सकती मैं उनको। तो ये जो आंसर है, एक्सेस बॉडी फैट या फिर हैविंग अ लॉट ऑफ मसल मास या कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज देन यू बर्न, ये इसके आंसर्स नहीं है। पैराग्राफ पढ़ूंगी, पैसेज पूरा पढ़ेंगे तो ही समझ आएगा कि इसका आंसर है बीइंग एक्सट्रीमली ओवरवेट। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। अब हम कॉजेज पढ़ चुके हैं। कॉजेज कहाँ पढ़े थे हमने, कॉजेज हमने ये नेक्स्ट पैसेज में यहाँ कहीं पढ़े थे, है ना। कॉजेज हैं क्या, ओबेसिटी टेंड्स टू रन इन फैमिलीज सजेस्टिंग अ जेनेटिक कॉज। तो जेनेटिक कॉज तो है। ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का फिर आगे इन्होंने मीनिंग बताया है, लाइफस्टाइल बिहेवियर सच एज व्हाट अ पर्सन ईट्स और हिज और हर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। नाउ ऑप्शंस देखते हैं। जेनेटिक्स ओनली, नहीं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सिर्फ ये तो नहीं थे। अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स, ऐसा कुछ तो नहीं था। अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट, यस। तो समझ रहे हो, पूरा पैसेज डिटेल में पढ़ना है, फिर ही आगे क्वेश्चन के आंसर्स निकलेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द हेल्थ रिस्क्स एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, ये हमें मिला था कहाँ, थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में। थर्ड में तो हमें मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिली थी और फोर्थ में हमें मेडिकल कंडीशंस मिली थी। सेवरल सीरियस मेडिकल कंडीशंस हैव बीन लिंक्ड टू ओबेसिटी including type 2 diabetes, heart diseases, high blood pressure, and stroke. Also linked to higher rates of certain types of cancer. Other diseases and health problems linked to obesity include gallbladder diseases and gallstones,
लिवर डिजीज, डिटीरियोरेशन ऑफ जॉइंट्स। अब इनमें से कोई ऑप्शन में है तो देखते हैं। इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल एंड इम्प्रूव्ड मूड, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ओबेसिटी होगी तो किसी का एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है क्या? मूड इम्प्रूव होता है? नहीं। टाइप 2 डायबिटीज़, ऐसा कुछ था। हार्ट डिजीज़, यस। हाई ब्लड प्रेशर, क्या हाई ब्लड प्रेशर था? हाँ था। लोअर रिस्क ऑफ कैंसर, लोअर रिस्क तो नहीं था भाई। स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड कैंसर, स्ट्रॉन्ग बोन्स नहीं था, उल्टा डिटीरियोरेशन ऑफ जॉइंट्स था, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वी हैव सिनोनिम ऑफ डिटीरियोरेशन। अब डिटीरियोरेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ खराब होना, वर्सन होना। इम्प्रूवमेंट होना तो नहीं। रिकवरी, नो। रिवाइवल, नो। वर्सनिंग। अब ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, हर एक पैसेज में ये प्रॉबेबली पूछा ही जाता है क्वेश्चन कि आपको टाइटल देना होता है। और टाइटल ना आप लोग कुछ भी दे देते हो, अपनी मर्जी से कोई एक चीज़ उठाई और टाइटल दे दिया। टाइटल बेटा हमेशा तभी दोगे, उसी चीज़ के बारे में दोगे जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द पैसेजेस अबाउट, मोस्ट ऑफ द पैसेज किसी एक चीज़ की बात करेगा। और ये पैसेज किस चीज़ की बात कर रहा है? ये सारा पैसेज किस चीज़ की बात कर रहा है? ओबेसिटी की बात कर रहा है। कैसे ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है, कैसे ओबेसिटी अ हेल्थ इशू और ओबेसिटी अ कंसर्न, अ हेल्थ कंसर्न। ओके, या फिर जैसे यहाँ लिखा है अ हेल्थ हैज़ार्ड। कुछ भी लिखो पर पैसेज से रिलेटेड होना चाहिए। पैसेज में जिसकी बात की है उसी को टाइटल देना है, अपनी मर्जी से टाइटल नहीं देना है। ओके, आप ऐसा नहीं कर सकते हो जैसे कुछ बच्चे कर देंगे ओबेसिटी एंड इट्स प्रॉब्लम्स। ओबेसिटी एंड इट्स प्रॉब्लम्स नहीं है सिर्फ इसका टाइटल, कैसे हो रही है, ऑल अबाउट ओबेसिटी। आपको एक पूरा प्रॉपर रीड करके ही टाइटल देना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर करने से पहले पैसेज को रीड करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट स्किप दिस प्रोसेस। ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर। हियर वी हैव रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एनालाइज करना है इस बार ग्राफ को और जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आंसर करना है। यहाँ पे आप वो स्टेप कर सकते हो जो आप ऊपर करते हो। Which fuel is used in the maximum number of houses? अब maximum number of houses कैसे? बार ग्राफ को रीड करने का क्या तरीका है? ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। x एक्सिस पे उन्होंने हमें टाइप ऑफ फ्यूल दिया है और y एक्सिस में उन्होंने हमें नंबर ऑफ हाउसेस दिए हैं। अब कौन सा फ्यूल मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस में यूज़ होता है, उसके लिए मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस से जो बार ग्राफ टच कर रहा है, जो बार टच कर रही है, उसको चेक करना है। और वो कौन सी है? LPG। तो LPG इज़ माई आंसर। ओके, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी हाउसेज यूज़ कोल एज अ फ्यूल। अप्रॉक्सीमेटली क्यों पूछा है? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे आप आंसर अप्रॉक्सीमेशन में ही दे पाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी हाउसेज यूज़ कोल एज अ फ्यूल। अब कोल एज अ फ्यूल अप्रॉक्सीमेट कितने होंगे? 10। ओके, द यूज़ ऑफ विच फ्यूल इज़ लीस्ट पॉपुलर। कौन सा ऐसा फ्यूल है जो लीस्ट पॉपुलर है? देखो, लीस्ट पॉपुलर, लीस्ट मतलब सबसे कम। इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखो ये 5 पे ही है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाउसेज यूजिंग वुड एंड LPG एज अ फ्यूल। अब वुड 25 हाउसेज यूज़ कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली और LPG कितने हाउसेज यूज़ कर रहे हैं? 35। तो इनका डिफरेंस कितना है ये याद रखना। डिफरेंस पूछ रहे हैं, वो डिफरेंस पूछा है उन्होंने, तो डिफरेंस कितना है? 10। समझ में आई? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, विच फ्यूल इज़ यूज्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 35 हाउसेज। ये तो अभी देखा हमने। कौन सा फ्यूल है जो अप्रॉक्सीमेटली 35 हाउसेज यूज़ कर रहे हैं? LPG। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? LPG। आई होप ये तो ईजी है, ये तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी आर हेयर विद ग्रामर सेक्शन। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होती है, मार्क्स नहीं कट सकते इसमें अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है तो। अब ये देखो, इन्होंने कहा है करेक्ट वर्ब्स इंट्रोड्यूस करने हैं।
येस्टरडे आई, येस्टरडे मतलब पिछले कल, है ना, जो बीत चुका है कल। तो पिछले कल में मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊंगी? येस्टरडे में मैं आई विल गो तो नहीं लगाऊंगी, आई गो तो नहीं लगाऊंगी। येस्टरडे आई वेंट, येस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट टू बाय ग्रोसरीज एज आई। अब येस्टरडे की ही बात हो रही है, ये याद रखना, ये पैसेज शुरू हुआ है, पिछले कल की बात सुना रहा है। एज आई वॉक्ड, पिछले कल की बात है तो सिंपल पास्ट वाला आएगा यहाँ पे कंसेप्ट, और वर्ब भी थर्ड फॉर्म लगने वाली है। एज आई वॉक थ्रू द आइल्स आई, येस्टरडे फिर से याद रखो, आई सॉ एन ओल्ड फ्रेंड whom I not see, whom I not see, कब से, कई दिनों से शायद इसने नहीं देखा है उसे, whom I had not seen, पास्ट की बात कर रहा है ना ये। अब हैड नॉट सीन कैसे समझाया है मैंने टेंसेस में, ये पहले ही येस्टरडे की बात कर रहा है, और येस्टरडे में भी ये वो बात कर रहा है कि एक पुराना फ्रेंड मिला जिसे इसने पहले बहुत दिनों पहले से नहीं देखा है, बहुत दिनों से नहीं देखा है। तो कल, बीते हुए कल का कल, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट। अगर याद आया टेंसेस, नहीं याद आया तो फटाफट से टेंसेस की वीडियो देखो, एग्जाम से पहले रिवाइज करो। आई हैड नॉट सीन इन ईयर्स, वी, अब फिर से येस्टरडे, ये चीज़ याद रखनी है, अपनी मर्जी से नहीं लगाने हैं वर्ब्स। We talked for a while and dash on each other's lives. And yesterday नहीं भूलेंगे, and caught, catch का caught on each other's lives. After that I continued my shopping and paid for groceries. आप लोग क्या करते हो ना, वर्ब्स जब कोई कहता है, जब क्वेश्चन आते हैं वर्ब्स को लगाने के लिए, लिखने के लिए, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक एक सेंटेंस पढ़ते हो और उसमें जो सेंस बनती है ना उसको बस आप लिखते जाते हो। याद रखना, अगर किसी ने आपको एग्ज़ाम में पैसेज दिया है तो जो एग्ज़ामिनर है उसका पैसेज देने का कोई तो मोटो होगा। पैसेज देने का मोटो ही यही है कि बच्चा एक एक लाइन पढ़ के अगर उसे करेगा तो उसका गलत हो सकता है, और अगर वो पूरे पैसेज को एक ही समझ के पढ़ेगा तो फिर वो सही कर सकता है। जैसे मैंने पूरे पैसेज को येस्टरडे पे डिपेंड करके पढ़ा कि ये पिछले कल की बात हो रही है। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फॉर्म क्या होती है? जब मैंने डायरेक्टली आपको कुछ बोला है और आप वो एज इट इज़ सुना रहे हो। जैसे मैंने कहा, जैसे आप कहते हो अगर जाके कि टीचर जैसे आप घर जाके कहो, अगर मैंने आपको कहा कि कल नोटबुक लेके आना, तो आप बोलोगे द टीचर सेड ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। ओके, अब ये बात आपने डायरेक्टली सुना दी तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। अगर आप ऐसे सुना दो, द टीचर टोल्ड मी, या द टीचर टोल्ड टू ब्रिंग आवर नोटबुक टुमारो, है ना, और टुमारो भी नहीं, टू ब्रिंग आवर नोटबुक द नेक्स्ट डे। अगर आप ऐसे करके सुना दो, बात डायरेक्टली ना सुनाओ, उसे इनडायरेक्टली सुनाओ, तो वो इनडायरेक्ट फॉर्म होती है। अब जैसे यहाँ देखो, अब देखो इधर, इस चीज़ को भूल जाओ, फिलहाल खुद से बनाते हैं। और बनाएंगे कैसे? हमें पता है, यहाँ ये पूछ रहे हैं टीचर, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, वाई आर यू लेट। अब वाई आर यू लेट का मतलब है कि ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है ना। यहाँ पूछ रहे हैं वाई आर यू लेट। वाई आर यू लेट मतलब कि ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस है, और उसमें भी वाई है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि वाई वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जब उन्हें इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम कोई कंजुगेशन नहीं लगाते हैं। तो क्या लिखूँगी? द टीचर आस्क्ड, पूछती तो है, मैंने कहा था जब इंटेरोगेशन होती है तो पूछे जाते हो, याद है ये लाइन? द टीचर आस्क्ड
द स्टूडेंट्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि यू है, हमें यू से नहीं पता चल रहा कि वो ही है, शी है या दे हैं. ओके, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे वर लेट. ओके, शी फर्दर एडेड या शी फर्दर टोल्ड या एडेड, इन्होंने भी यही लिखा है, शी फर्दर टोल्ड. शी फर्दर टोल्ड देम, अब उनको बोलेगी, है ना. शी फर्दर टोल्ड देम. और ये सेंटेंस देखो, द क्लास स्टार्टेड 10 minutes अगो. सिंपल सेंटेंस है ना. सिंपल सेंटेंस है तो इसका मतलब कि मुझे कंजुगेशन लगानी पड़ेगी. और सिंपल सेंटेंस में कंजुगेशन क्या थी? दैट. शी फर्दर टोल्ड देम दैट द क्लास, अब टेंस चेंज करना होता है. द क्लास स्टार्टेड है, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता था? हमें याद होना चाहिए. सिंपल पास्ट चेंज होता था पास्ट परफेक्ट में. द क्लास हैड स्टार्टेड. द क्लास हैड स्टार्टेड 10 minutes बिफोर. ओके, इसके बाद प्लीज एक्सप्लेन योर सेल्फ, ये कुछ अलग है ना. फिर उसके बाद जब ये सब हमने किया तो हम क्या करेंगे, इसी को पैराग्राफ में लेने के लिए ही मैं आगे करूँगी. एंड आस्क देम टू, अगर याद है तो आस्क देम टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स. तीन केसेस है यहाँ, एक इंटेरोगेशन का है और एक सिंपल है. फिर उसके बाद वो प्लीज़ भी बोल रही है. तो तीनों में अलग अलग देखो, पहले में मैंने आस्क्ड रखा, दूसरे में मैंने टोल्ड रखा, तीसरे में आस्क देम टू. इसके लिए मुझे तीनों टाइप के रूल पता होने चाहिए. आई होप दिस इज़ क्लियर. आगे चलते हैं और आगे हमारे पास है, there are 4 errors indicated by the number of brackets in the following passage. Correct the errors and rewrite the corrected passage. अब errors को correct करके हमने passage को rewrite करना है. ठीक है, कैसे करेंगे? पहले तो पूरा पढ़ना पड़ेगा. Tests and examinations are not confined. Tests and examination are not confined to school alone. अब इधर क्या करना होगा? Not confined, correct. Not confined to school alone. Okay. उसके बाद फिर क्या है? फिर है they are widely used at government and non-government level. Perfectly correct. Government तो correct ही है. Business and industry too are using tests. Tests are used for selection of candidates and in some cases they are one of the criteria of selection. The success of an doctor. Article याद करो ज़रा. आर्टिकल में हम क्या एंड डॉक्टर पढ़ते थे क्या? एंड कम्स विद द साउंड ऑफ व्हाट? साउंड ऑफ वॉल्स. तो डॉक्टर में वॉल्स की साउंड थोड़ी है ना. तो यहाँ एंड डॉक्टर तो नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? A doctor is tested by his skills in diagnosis and cure. If he passes this test, now this he is perfectly correct. But मैंने बहुत बार ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि जब हम कैपिटल H वाला ही या हिम लिखते हैं तो वो लिटरेचर के उस कंसेप्ट में आता है जहाँ हम किसको रेफ़र करते हैं? गॉड को. तो यहाँ हम गॉड को थोड़ी रेफ़र कर रहे हैं. अगर ये पूरा हम पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ किसी पर्सन की बात हो रही है. तो ये जो HE है ये करेक्ट करके कैसे लिखेंगे? स्मॉल h और स्मॉल e. ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड. नाउ हियर कम्स राइटिंग स्किल्स. अब राइटिंग स्किल्स में जब डायलॉग राइटिंग की बात आती है ना बेटा, तो वो बहुत बार आप लोग गलत करते हो. इसलिए गलत करते हो क्योंकि आप वर्ड टू वर्ड या लाइन टू लाइन कनेक्ट नहीं करते हो. जैसे आप सीधा यहाँ आ जाओगे और यहाँ से सीधा यहाँ जंप कर दोगे और बोलोगे हाँ इसने ऐसा पूछा है, इसका आंसर ये होना चाहिए, दैट इज़ इट. या फिर इससे आगे वाले पे जंप कर दोगे, उसने कुछ बोला है उसका ऐसा होना चाहिए, चलो लिख दो. पूरा रीड करना है इसको प्रॉपरली. अब क्या हो रहा है? इकबाल कुछ पूछ रहा है या बोल रहा है, हेलो समीना, नाइस टू सी यू, हाउ आर यू.
समीना, आई एम फाइन थैंक यू। हैज़ योर स्कूल गॉट अ लाइब्रेरी? अब ध्यान से देखो इसे, समीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, हैज़ योर स्कूल गॉट अ लाइब्रेरी, ये समीना का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे इकबाल का आंसर क्या होना चाहिए? यस, आंसर क्या होना चाहिए? यस, ज़रा ट्राई करो। अब वो पूछ रही है हैज़ योर स्कूल गॉट लाइब्रेरी, समीना ने ये पूछा है ना, तो इकबाल का आंसर यस के बाद क्या होना चाहिए? आर स्कूल हैज़ अ लाइब्रेरी। जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है हैज़ अ बिग लाइब्रेरी, राइट, हैज़ अ वेरी बिग लाइब्रेरी। यू कैन राइट दैट, बट अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी है, ये तो लिखना पड़ेगा क्योंकि आंसर जो है वो येस है, ठीक है, समझ में आया। और इसके आगे भी एक क्वेश्चन है क्या? आई थिंक ये पेज तो यहीं पे ही एंड था, तो शायद ये कुछ मिसप्रिंट है, इधर से देख लेते हैं। इकबाल पूछ रहा है हेलो नाइस टू सी यू, हाउ आर यू? समीना कह रही है आई एम फाइन। फिर समीना पूछ रही है हैज़ योर स्कूल गॉट अ लाइब्रेरी? तो इकबाल क्या कहेगा? येस, आवर स्कूल हैज़ अ लाइब्रेरी और हैज़ अ वेरी बिग लाइब्रेरी। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, वट एवर यू वॉन्ट टू फ्रेम। बट एक चीज़ याद रखना, जब वो पूछ रही है हैज़ योर स्कूल गॉट अ लाइब्रेरी, तो येस के बाद आंसर में फिर हैज़ ही है, आवर स्कूल हैज़ अ लाइब्रेरी, ओके। हु इज़ इट्स इंचार्ज? अब ये समीना पूछ रही है, तो इकबाल आंसर दे रहा है मिस्टर अली मोहम्मद इज़ इट्स इंचार्ज। यहाँ शायद मिस्टर अली मोहम्मद उन्होंने खुद से दिया होगा, ठीक है, ये लाइन उन्होंने खुद से दी होगी। तो अगली वाली लाइन पढ़ के हम पीछे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। अगर मुझे ये लाइन फॉर एग्जांपल नहीं दी है, समीना के आगे डॉट डॉट डाल दिया है और इकबाल आंसर दे रहा है मिस्टर अली मोहम्मद इज़ इट्स इंचार्ज, तो इसका मतलब कि समीना क्या क्वेश्चन पूछ रही होगी? हु इज़ इट्स इंचार्ज? लाइब्रेरी का इंचार्ज कौन है? कौन है तो मतलब हु, ओके। येस देयर आर मोर देन 3000 बुक्स इन इट। समीना बेसिकली क्वेश्चन पूछ रही है, तो आई एज्यूम कि ये जो ब्लैक वाला है ये हमें खुद से लिखना होगा। इकबाल, हाँ वहाँ पे 3000 से ज़्यादा किताबें हैं। तो समीना ऑब्वियसली बुक्स के बारे में पूछ रही है, उनकी काउंट के बारे में पूछ रही है। आर देयर अ लॉट ऑफ बुक्स देयर, ठीक है, आर देयर मैनी बुक्स देयर, depends upon you whatever you want to frame, but it should relate to the answer as well। ऐसा ना हो कि वो बुक्स कितनी है वो पूछ रही है और आप ये पूछ रहे हो उससे कि क्या लाइब्रेरी कहाँ पे पड़ती है या लाइब्रेरी में कौन बैठता है। आंसर को देख के क्वेश्चन फ्रेम करना है। जैसे अगला आंसर क्या है? वी हैव वेरिड बुक्स अपार्ट फ्रॉम नॉवेल्स एंड स्टोरी बुक्स। तो शायद समीना क्वेश्चन पूछ रही होगी व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आर देयर, और डू यू हैव एनी अदर बुक rather than novels and story books, okay। My class visits the library thrice a week। अब समीना पूछती होगी शायद कि आप क्लास आपकी कितनी बार लाइब्रेरी जाती है, तो ये क्वेश्चन तभी तो आंसर वो दे रहा है ना कि 3 बार जाती है एक वीक में। तो समीना का क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, हाउ ऑफन डज योर क्लास विजिट द लाइब्रेरी? हाउ मैनी बुक्स कैन यू बोरो एट अ टाइम? ये समीना पूछ रही है। तो यहाँ पे अगर ये समीना, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि डार्क जो बोल्ड है ये शायद आंसर है, तो अगर समीना ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है हाउ मेनी टाइम्स कैन यू बोरो एट अ टाइम, तो इसका आंसर नाउ इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। वी कैन बोरो 1 बुक अ मंथ और 1 बुक एट अ टाइम, मंथ नहीं एट अ टाइम, क्योंकि वो एट अ टाइम बोल रही है। तो वी कैन बोरो 1 बुक एट अ टाइम, वी कैन बोरो 2 बुक्स एट अ टाइम, वी कैन टेक एज मेनी बुक्स वी वॉन्ट, डिपेंड्स अपॉन यू। एज मैनी तो मत लिखना, बट 1 2 जो भी मर्जी है वो आप डाल सकते हो, ओके। सगीरा of class 10th has passed her annual examination. Her books are in good condition. She wants to sell them at reduced price। कम प्राइस पे बेच रही है वो, ओके। Write a notice on her behalf giving all necessary details in not more than 50 words to be put on notice board। याद रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। पहली बात, नोटिस फ्रेम करना है, क्वेश्चन से पता चल गया। दूसरी बात, बुक का प्राइस रिड्यूस्ड होना चाहिए,
रिड्यूस्ड बुक प्राइस होना चाहिए। तीसरी बात 50 वर्ड्स। अब 50 वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आप काउंट करने शुरू हो जाएं लिखने के बाद 1 2 3 4, नहीं, 50 वर्ड्स मतलब ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कौन से वर्ड्स को काउंट करना है और कौन से को नहीं करना है। ओके, पुट द वर्ड्स इन अ बॉक्स, ये चीज़ मत लिखना, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, आप फ्रेम करेंगे ही ऐसे, बॉक्स में नोटिस, हेडिंग नोटिस, उसके बाद डेट अगर आपको दी है तो आप डेट लिखेंगे, अदरवाइज आप कुछ भी उस एग्ज़ाम वाले दिन की डेट डाल सकते हो। ठीक है, अगर नोटिस में या किसी में आपको डेट दी है, परफेक्टली करेक्ट, वही डेट डालेंगे। अगर नहीं दी है तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, जैसे अभी आपका एग्ज़ाम 25 मार्च को है, राइट, तो आप 25 मार्च 2026 लिख देंगे वहाँ पे। ओके, उसके बाद टाइम अगर दिया है तो मेंशन वही करेंगे। अगर जैसे इस केस में नहीं दिया है, टाइम नहीं बोला है कुछ भी करने को, तो जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है या जिस टाइम पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, 11-12 ही बजे होंगे उस वक्त जब आप ये लिख रहे हो, 10, साढ़े 10, 11, तो आप वही टाइम डाल देना। ओके, उसके बाद आप कौन सी बुक सेल कर रहे हो, अगर वो यहाँ नहीं लिखा है, शी वॉन्ट्स टू सेल देम, कुछ बुक्स हैं ना उसके पास, कुछ बुक्स हैं तो 2-3 बुक्स के नाम आप लिख दोगे। अगर बुक्स के नाम यहाँ मेंशन नहीं है तो देन इट्स ओपन चॉइस, आप खुद से किताबों के नाम डालोगे, बट माइंड इट, आप क्लास 10th की बुक्स के नाम डालोगे क्योंकि उसने एनुअल एग्जामिनेशन पास कर दिया है। अपनी मर्जी से वहाँ पे कोई भी अपनी मन पसंदीदा किताबें मत सेल पे लगाने शुरू कर देना। ओके, क्लास 10th कहा है, पास कर दिया है, तो क्लास 10th मेंशन करना जैसे यहाँ किया है। ठीक है, तो आप कोई भी और चीज़, रेफरेंस बुक ले सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो जो आपने अपनी क्लास 10th में पढ़ी है। ठीक है, तो आप कोई भी बुक ले लो और उसे आप वहाँ पे एनलिस्ट कर दो। द अबव 3 बुक्स आर इन अ वेरी गुड कंडीशन एंड कैन be had at only 50% of their printed MRP. Now look, 50% of the printed MRP. Isn't this telling us about the reduced price which I mentioned earlier कि reduced price दिखाना है ना? Notice है, clear, reduced price, perfectly correct. The interested students may please contact the undersigned on the mobile number, नहीं भी अगर आप लिखो undersigned studying, अब यहाँ पे अंडरसाइन के नीचे यहाँ पे आपने जब ये लिख दिया सलमा, वैसे यहाँ सलमा नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था सगीरा, सगीरा ऑफ क्लास 10th हैज़ पास ना, तो सगीरा पुट कर रही है ना, तो आप यहाँ सलमा नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखना, दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक हेयर, सगीरा लिखोगे आप यहाँ पे, सगीरा। और अब क्योंकि सगीरा ने क्लास 10th पास कर दी है तो आप क्लास 11th लिखोगे खुद से। ठीक है, समझ में आई? या आप अपने स्कूल में या कहीं पे लगा रहे हो तो क्लास 11th। अगर नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर देना भी है ना तो यहाँ नीचे दे देना कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, बस दैट इज़ इट, एंड दिस विल इंक्लूड ऑल ऑफ योर 50 वर्ड्स एंड ऑल। ओके, ऐसे बनाएंगे नोटिस, याद रखना बॉक्स में बनाना, बॉक्स के बिना मत नोटिस बना के आना। ठीक है, ये जो बॉक्स है ये इन्होंने डिज़ाइन पर्पस के लिए नहीं बनाया है, अगर डिज़ाइनिंग के लिए बनाया होता तो पैराग्राफ में भी दिया होता, लेटर में भी डाला होता, ये याद रखना। देन वी हैव नेक्स्ट, यू आर अजमत एंड हैड एन अपॉइंटमेंट और समथिंग, अपॉइंटमेंट मे बी with your friend Bharti to visit an exhibition at 6 p.m. but you are held up by your mother to help prepare food for unexpected guests. Draft a message to be sent to Bharti. Now look, जब आप मैसेज सेंड करेंगे तो आपने मैसेंजर का और किसे भेजना है, इन दोनों के नाम ज़रूर याद रखने हैं। पहले तो आप क्या हैं, ये पूरा पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, मैं फिर से बोल रही हूँ, जब एग्ज़ाम दे रहे होगे तो ध्यान से पढ़ना, कोई हड़बड़ी में मत जाना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना। यू आर अजमत, एक चीज़ याद रख लो कि आप अजमत हो और आपकी फ्रेंड कौन है जिसे आपने मैसेज भेजना है, जिसे आपने मैसेज भेजना है वो कौन है, भारती है। बाकी क्या कहानी है कि आपके घर पे अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए हैं और आप अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। Draft a message to send to Bharti giving your excuse for not keeping the appointment in
इन मोर देन 50 वर्ड्स. हियर इट इज इन मोर देन, ध्यान से पढ़ लेना. इन मोर देन 50 वर्ड्स. ठीक है. वैसे आई सपोज यहाँ पे नॉट मोर देन होना चाहिए था. ये ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ लेना. ठीक है. आई सपोज यहाँ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स होना चाहिए क्योंकि मैसेज है और मैसेज शुड बी स्मॉल. ठीक है. पुट द मैसेज इन अ बॉक्स. ऐसा अगर नहीं भी लिखा आएगा तो गाइस तो भी मैसेज को बॉक्स में डाल के फ्रेम करना. याद रखना ये बात. हेडिंग मैसेज की देनी है. यहाँ पे डेट वही नोटिस वाली बात है, कल की डेट ही लिख देना 25 मार्च. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे टाइम. अब यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं याद रखना, वो एग्ज़ाम सेंटर में जो पेपर दे रहे हो वो टाइम मत रखना क्योंकि 6 बजे आपने उसके साथ जाना था और अनएक्सपेक्टेड गेस्ट के लिए आप खाना बना रहे हो. तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे. सुबह से खाना बनाना शुरू नहीं हुए हैं तो 6 बजे के करीब 5 बजे का रख देना. ये क्वेश्चन में पढ़ के आंसर बनाना. अब यहाँ ना डियर भारती नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ भारती लिखेंगे तो भी चल जाएगा. और जब एक्सक्यूज़ दे रहे हो, जब मैसेज फ्रेम कर रहे हो, तो मैंने पहले भी कहा है मैसेज में हम हाल चाल नहीं पूछते हैं कि हेलो भारती, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग गुड, वेल दिस दैट, ऐसा कुछ नहीं होगा. सीधा मुद्दे की बात पे आएंगे. सीधा मुद्दे की बात क्या होगी? सम गेस्ट हैव कम अनएक्सपेक्टेडली एट माई होम. ठीक है. और आर अराइविंग अनएक्सपेक्टेडली एट माई होम and I have to help my mother with food preparation, so I will not be able to visit the exhibition with you today at 6 p.m. Azmat. Keep it simple, keep it short, but not as short as you write your WhatsApp messages. Again, I am repeating, WhatsApp का message और English का ये वाला message बहुत अलग है. यहाँ आप लाइन पूरी लिखते हो, लाइन कंप्लीट होती है, ज़्यादा बातें नहीं होती पर मुद्दे की बात होती है. नाम होता है, डेट होती है, टाइम होता है, ऊपर आता है जिसे भेज रहे हो उसका नाम और नीचे आता है जो भेज रहा है उसका नाम. अगर फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे आपको नेम नहीं मेंशन किया है, आपको बोला है यू आर अजमत. ठीक है. नहीं बोला यू आर अजमत, ऐसे बोला यू हैड एन अपॉइंटमेंट और यू आर नॉट एबल टू ऑल दिस. ओके. विद योर फ्रेंड, और फ्रेंड का नाम भी नहीं दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप यहाँ XYZ लिख देना. फिर अपना नाम अजमत मत डालना या अपना नाम मत डालना कुछ भी. और यहाँ फ्रेंड के नाम पे भी आप सीधा फ्रेंड कर देना या फिर ABC फ्रेंड, ABC कर देना. कोई नाम लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है. ठीक है. आई होप ये समझ में आया है. अब आ जाते हैं लेटर पे. दिस इज़ द फेवरेट पार्ट जहाँ पे सब बच्चे गलती करते हैं. अबाउट 150 वर्ड्स. देखो यहाँ पे नॉट मोर देन 50 ही होना चाहिए था क्योंकि ये मैसेज था, ये छोटा होता है और ये थोड़ा बड़ा. अब लेटर लिखते हुए एक चीज़ ध्यान में रखना, कुछ मार्क्स आपके इस पोर्शन के होते हैं और कुछ मार्क्स आपके इस पोर्शन के होते हैं, पर्टिकुलरली दिस पोर्शन. बाकी कुछ मार्क्स इस पोर्शन के होते हैं. दिस इज़ योर बॉडी. ओके. हेडिंग, कॉन्क्लूजन. तो आपने ध्यान देना है कि हेडिंग परफेक्टली करेक्ट होनी चाहिए, कॉन्क्लूजन परफेक्टली करेक्ट होनी चाहिए और बॉडी में आपके सेंटेंस की फ्रेमेशन, फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए. ग्रामर आई होप समझ में आई होगी. ठीक है. अब देखते हैं ज़रा ये क्या बोल रहे हैं. राइट अ लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग योर लाइफ एट स्कूल, योर क्लासमेट्स एंड योर लिटिल रूम इन बोर्डिंग हाउस. ये हॉस्टल और बोर्डिंग हाउस वाली जो लेटर या एप्लीकेशन है ना, ये बहुत कॉमनली आती है, तो इसे ध्यान से देखना. ठीक है. एग्जामिनेशन हॉल जम्मू. अब याद रखो जिस भी सिटी में से एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल सिटी का नाम. ठीक है. डेट, अगर ऊपर मेंशन नहीं है डेट तो एग्ज़ाम डे वाली डेट लिख दो. डियर डैड और डियर पापा और वॉट एवर, डियर फादर, whatever you like to write. okay. याद रखो ये इनफॉर्मल लेटर है और इनफॉर्मल लेटर में आप सब्जेक्ट नहीं लिखोगे. आप बच्चे इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिख के आ जाते हो, सब्जेक्ट नहीं होगा. ये फादर को है. खुद से सोचो, आप अपने फादर को कोई लेटर लिख रहे हो तो क्या आप उनको ऊपर सब्जेक्ट लिख दोगे, दिस लेटर इज़ रिगार्डिंग आस्किंग फॉर मनी या टेलिंग यू अबाउट माई लाइफ? ऐसा नहीं होगा. आप उनके साथ पूरी बात करोगे. ओके.
I hope you and mummy or mom are fine. I am writing this letter to tell you about my life at boarding school. I am well and getting used to the new place. यहाँ देखो, यहाँ हाल चाल पूछ रही हो जो मैंने मैसेज में मना किया था. ओके. The hostel has clean rooms and neat bathrooms. We stay 2 students in 1 room. Whatever you feel like. जैसा भी आपको हॉस्टल की लाइफ आप इमेजिन करते हो, बट सेंसिबल, राइट? कि 2 बच्चे साथ में रहते हैं, हम इतने बजे उठते हैं, हम ये करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम अपने कॉलेज के लिए, अपने स्कूल के लिए चले जाते हैं. यहाँ क्योंकि स्कूल की बात है, हम स्कूल के लिए चले जाते हैं. मेरे क्लासमेट साथ में बैठते हैं, हम साथ में पढ़ते हैं, साथ में लंच करते हैं. ऐसा कुछ आप बना सकते हो. अब याद क्या रखना है? एंड का पोर्शन. बॉडी तो बनाओगे, एंड का पोर्शन. प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी. लव टू एवरीवन एट होम. ठीक है, ये लिखना. लव टू एवरीवन एट होम. योर्स लविंग. योर्स लविंग. ओके, डोंट गो बाय दिस. योर्स लविंग XYZ. क्योंकि नाम मेंशन नहीं था तो देखो XYZ किया है. क्योंकि सिटी मेंशन नहीं थी इसीलिए मतलब आपका जो एड्रेस था वो मेंशन नहीं था, इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल लिखा है. और सिटी जहाँ से आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो सिटी डाल देना बीच में. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. अब यहाँ ये लेटर और उस लेटर में फ़र्क क्या है? ये लेटर है आपकी फॉर्मल. ओके, दिस इज़ योर फॉर्मल लेटर और फॉर्मल एप्लीकेशन. अब यहाँ देखो सब्जेक्ट आ गया, राइट? एग्जामिनेशन हॉल, वैसे देखो कंपेयर करते हैं. एग्जामिनेशन हॉल, सिटी नेम, डेट जो आप एग्ज़ाम की डे वाली डालोगे. इधर सीधा डियर पापा से शुरू हुआ था, इधर द डिप्टी कमिश्नर जम्मू. ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, नॉट सर ओनली, रिस्पेक्टेड सर / मैम कर देना. अगर ऊपर बताया नहीं है कि वो सर है या मैम है तो रिस्पेक्टेड सर / मैम करके आप अपना आगे बॉडी कैरी ऑन कर सकते हो. अब लिखना किस पे है? लिखना है हमें डिप्टी कमिश्नर को ऑफ योर एरिया, ड्राइंग हिज अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पेशेंट्स इन सिविल हॉस्पिटल. अब प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? कि खुद से हम सोच सकते हैं कि शायद उन्हें प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मिल रही होगी, शायद हॉस्पिटल्स क्राउडेड, ओवर क्राउडेड होंगे, शायद बेड नहीं मिल रहा होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होगा, या फिर हो सकता है मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज हो. ऐसा कुछ दिमाग लगा के हमें वहाँ बनाना पड़ेगा. जैसे यहाँ बनाया है, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पेशेंट्स एट सिविल हॉस्पिटल. As a concerned citizen, I believe it is crucial to address these issues to ensure that all patients receive the care they deserve. Firstly, there is severe shortage of medical staff, which leads to long waiting times for patients seeking treatment. Many patients have reported waitings for hours before being attended, which can worsen their health conditions. Secondly, the hospital facilities are in dire need of maintenance. Several wards are overcrowded. Lack of proper sanitation can spread infection and all. Thirdly, the availability of essential medicines is often inconsistent. Many patients have had to leave the hospital to purchase medicines from outside, which can be both inconvenient and costly. तो ये कुछ फ्रेम करके I urge you to take immediate action to address these issues. I hope to see positive changes in near future. Yours sincerely, ABC. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर. अगर नाम मेंशन नहीं है तो ABC लिखेंगे. अगर आपको फॉर एग्जांपल लेटर भी लिखनी है और अगर आपको आपके फ्रेंड के लिए बोल दिया लेटर लिखने के लिए, फ्रेंड का नाम नहीं दिया, तो यहाँ जैसे आपने डैड या पापा लिखा है वहाँ पे आप डियर XYZ लिख देना और फिर नाम में ABC कर देना, या यहाँ ABC कर देना और यहाँ XYZ कर देना. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Taking help from the clues given below, write a short paragraph, the problem of corruption. अब इस पैराग्राफ पे आंसर लिखना है, बनाना है हमने. इस टॉपिक पे हमें पैराग्राफ बनाना है. ठीक है, पैराग्राफ बनाने के लिए ये कुछ क्लूज उन्होंने हमें दिए हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है कि हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि बॉस ये क्या आ गया, हमें नहीं पता, कोई भी आइडिया नहीं है हमारे पास, अब हम फंस गए, पर हमें ये क्लूज़ पता है, तो हम क्या करेंगे? हम एक स्मार्ट वर्क करेंगे. हम लिखना ही वैसे शुरू कर देंगे कि हम इन क्लूज़ पे बनाना शुरू कर देंगे. जैसे
मैं जब शुरू करूँगी ना, तो फॉर एग्जांपल मुझे पता ही नहीं कि करप्शन है क्या, तो मैं शुरू ही ऐसे करूँगी, करप्शन इन आवर सोसाइटी इज़ वन ऑफ द मेजर सोशल प्रॉब्लम। इविल है ना, तो प्रॉब्लम कर दिया। It is a social evil related to which inculcates all the religion, all the people of the society into it. फिर अगला, अब याद रखना मैं कहानियाँ नहीं बना रही हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं कि करप्शन इज़ एन इवल, सोशल इवल, अ सोशल इवल इज़ करप्शन, ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, करप्शन और वाइड स्प्रेड। अब ये वाइड स्प्रेड मतलब ये फैल रही है, तो मैं क्या करूँगी, मैं नीचे लिख दूँगी, करप्शन इज स्प्रेडिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, करप्शन कैन बी सीन स्प्रेडिंग फास्टली और एट अ वेरी फास्ट पेस, ऐसा कुछ डाल दूँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है लीडिंग कंट्री टू डिग्रेडेशन। अब जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं उनको डिग्रेड कर रही है। फिर क्या लिख दूँगी, इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द लीडिंग कंट्रीज़ टू डिग्रेड, दिस कॉजेज़ द डिग्रेडेशन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़, ऐसा कुछ लिख दूँगी। इवन हाई रैंक ऑफिसर्स इंडल्ज इन इट। अब देखो हाई रैंक ऑफिसर्स इंडल्ज इन इट, कोई एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि मुझे ये भी तो पता है कि मुझे 100 वर्ड्स में डालना है। सोशल फैब्रिक इफेक्टेड। अब देखो सोशल फैब्रिक मतलब कोई भी नहीं बच पा रहा है इससे, ठीक है। फिर उसके बाद बेस्ट वे टू क्योर इट, ये तो डालना ज़रूरी है क्योंकि मैं अपने भी तो इनपुट्स दूंगी ना। तो बेस्ट वे टू कर्ब इज़ टू इनकलकेट द मॉरल वैल्यूज़, इंटीग्रिटी, नो पर्सन हाउ एवर हाई और माइटी ही मे बी और शुड गॉट स्कॉट फ्री इफ़ ही फाउंड गिल्टी। किसी को भी छोड़ना नहीं है अगर वो गिल्टी होगा तो, या आपको जो आइडियाज़ दिमाग में आते हैं, जो सेंसिबल और रीज़नेबल आइडियाज़ दिमाग में आते हैं, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलें। Now you are Shahid or Shahida. You are disturbed to see large-scale deforestation taking place on the outskirts of cities. In order to idea from the below hints, I think इधर कुछ होगा बीच में ना। अब ये भी वैसा ही है, इन hints को लेकर मुझे एक पैसेज फ्रेम करना है, ठीक है। तो सोशल फैब्रिक इफेक्टेड, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, सॉइल इरोजन, आई गेस ये तो हम आज तक पढ़ते आ ही रहे हैं, तो इनके बारे में इनसे हिंट लेके हम डिफॉरेस्टेशन के ऊपर एक पैराग्राफ तो फ्रेम कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो तो एक बार इसे रीड कर लेना, और जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में जो यहाँ पे क्लूज़ दिए होंगे, उन क्लूज़ पे पहले रफ साइड पे, कहीं पे रफ साइड पे पहले क्लूज़ को लिख के आप उसके बारे में क्या सोचते हो उसे अपनी वर्डिंग्स में लिख लेना। क्या होता है, एकदम से सब कुछ याद नहीं आता, तो आपको पता है कि इसके बारे में कुछ तो लिख ही लोगे। तो एक काम करना, पहले क्लूज़ जैसे सोशल फैब्रिक इफेक्टेड, तो मैं कहीं रफ में लिख लूँगी कि पहला पॉइंट है सोशल फैब्रिक इफेक्टेड, इसके बारे में मैं क्या लिख सकती हूँ। जैसे सोशल फैब्रिक इफेक्टेड के बारे में मैं ये लिख सकती हूँ कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। फिर लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, कोई एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे एनिमल्स या फिर जो फॉरेस्ट में रहने वाले हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। फिर वाटर साइकिल, सॉइल इरोजन की मैं क्या एग्जांपल दे सकती हूँ, वाटर साइकिल की क्या डिसरप्शन की क्या एग्जांपल दे सकती हूँ। ये पहले मैं रफ़ में थोड़ा सा लिख लूँ ताकि फिर जब मैं इसे फेयर कर रही हूँ तो मैं इसे अच्छे से फ्रेम कर सकूँ। पर ये रफ़ में लिखने के लिए ये 10 मिनट मत लगा लेना, माइंड इट। ये रफ़ में इसलिए लिखना है कि जब मैं यहाँ फ्रेम कर रही हूँ तो प्रॉपरली मैं देख लूँ कि हाँ ये पॉइंट छूट तो नहीं गया। या कभी कभी क्या होता है, हम एक ही पॉइंट बार बार रिपीट करते रहते हैं, ऊपर वही पॉइंट रिपीट किया, फिर हम भूल गए आगे, जैसे आगे अगले पैराग्राफ में गए तो हम भूल गए कि हमने ये पॉइंट पीछे डिस्कस कर लिया है। तो एटलीस्ट हमें यहाँ पता होगा कि हाँ मैंने ये लिखा है, इसको मैंने डिस्कस कर लिया, फिर ये डिस्कस करूँगी, अब ये डिस्कस करूँगी। आई होप समझ में आ रही है कि किस पैटर्न से हमें ये करना है, ठीक है। नाउ दिस इज़ स्टोरी कंप्लीट करना, ये पिछले 2 सालों से तो रेगुलरली आ ही रहा है। तो स्टोरी कुछ आपको हिंट दी हुई है, इससे रिलेटेड आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है और इसे टाइटल भी देना होता है, ये याद रखना, इसमें टाइटल भी होता है। तो पहले ये पूरा डॉट लाइंस पढ़ लेते हैं,
Summer vacation, went out for picnic near river. Jovial mood मतलब कि अच्छा mood था. Sang, danced and enjoyed. Suggestion to go boating, hired a boat. Weather took a bad turn. Terrified, put on life jackets and cried for help. A rescue party saved us, went back to home. अब ये आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इस स्टोरी को कैसे फ्रेम करोगे. जैसे यहाँ इन्होंने इसको पिकनिक की तरह फ्रेम किया है कि हम एक पिकनिक पे गए थे. जैसे यहाँ पिकनिक, तो इन्होंने टाइटल ही दे दिया एन अनफॉरगेटेबल पिकनिक. अब ये आपकी इमेजिनेशन, जहाँ जितनी दूर तक इमेजिनेशन जा सकती है, पर याद रखना 250 वर्ड से ज़्यादा दूर मत इमेजिनेशन लेके चले जाना, क्योंकि पेपर दे रहे हो तो टाइम लिमिट भी है आप लोगों के पास. ओके, तो ये वैसे फ्रेम होगी, बट एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जितनी भी चीज़ें कही हैं ये सब की सब इंक्लूड होनी चाहिए. I hope I am clear. Okay. Now we have another set. और मैंने लिटरेचर वाले कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. ऑल्सो आई होप कि अभी तक मैं एज्यूम कर रही हूँ कि लिटरेचर पार्ट तो आप लोगों ने, जो लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तो आपने अभी तक लर्न किए होंगे. ओके, और टाइम भी नहीं है तो इसलिए वो अभी स्किप कर रही हूँ. नेक्स्ट वी हैव अनदर सेट. यहाँ भी वही है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप. अब ये कौन सी पोएम है ये आप मुझे ज़रा कमेंट में बता देना, अगर याद है पेपर से एक दिन पहले तो. एंड स्लोली रेड एंड, और ये बता दूं कि लिखी है W.B. यीट्स ने और रेफ़र की थी माउथ गॉने अपनी बिलव्ड को. ये याद रखना है. अगर कुछ भी याद नहीं है, पेपर से एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो, तो ये याद रख लेना. W.B. यीट्स इसके पोएट हैं और माउथ गॉने जो इनकी बिलव्ड थी. ये क्वेश्चन आता है. ओके, अब ये रीड कर लेते हैं. योर आईज हैड वंस एंड ऑफ देयर शैडो डीप, हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू एंड लव्ड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस. वॉट इज़ द स्पीकर आस्किंग द एड्रेसी. एड्रेसी मतलब जिसे एड्रेस कर रहे हैं, तो उस एड्रेसी को स्पीकर, अब मैंने यहाँ बता दिया स्पीकर की एड्रेसी कौन है. स्पीकर की लव्ड, बिलव्ड वन. ओके, माउथ गॉने जिसका नाम है, उन्हें ये स्पीकर एड्रेस कर रहे हैं. तो उन्हें क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर में क्या करने के लिए. पास्ट को भूल जाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं. एक बुक पढ़ने के लिए और रिमेंबर करने के लिए पास्ट को. आई थिंक ऐसा ही कुछ हो रहा है. When you are old and grey and full of sleep and nodding by fire, taking down this book and slowly read and dream of soft look. Okay, how many loved your moments of glad grace मतलब past. बुक पढ़ के पास्ट को याद करने को कह रहे हैं. ओके, रीड अ बुक. फाइंड अ न्यू लव तो बिल्कुल भी नहीं. स्पीकर के लव को इग्नोर करने के लिए कह रहे थे क्या? बिल्कुल भी नहीं. आई होप अभी तक ये पोएम हमने पढ़ ली है और हमें ये पता है कि इसमें W.B. यीट्स माउथ गॉने को याद करवाते हैं कि कैसे वो जब ओल्ड एज में चली जाएंगी तो वो ये याद करेंगी कि कैसे कोई एक तो था जो उनके पिलग्रिम सोल को लव करता था, है ना. तो वो उन्हें भूल जाने को तो, इग्नोर करने को तो बिल्कुल नहीं कह रहे. न्यू लव फाइंड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, और पास्ट को फॉरगेट करने के लिए भी नहीं. तो इसका आंसर क्या है? रीड अ बुक एंड रिमेंबर द पास्ट. What does the phrase pilgrim soul symbolize? पिलग्रिम सोल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ डीप और स्पिरिचुअल हो नेचर में, सोल की बात है. तो फेस ब्यूटीफुल तो बिल्कुल नहीं. रिच एंड लग्जूरियस लाइफ, नो. केयर फ्री एंड एडवेंचरस हीरो, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, अ डीप एंड स्पिरिचुअल नेचर. नाउ व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम. अब ये सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम के लिए ही मैं पहले से बोलती आ रही हूँ कि पोएम पढ़ी हुई होनी चाहिए. एटलीस्ट 5 मिनट तो पोएम को दे देना ताकि समझ में आ जाए. अब देखो, अगर तो ये पोएम को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, 5 मिनट भी नहीं दिए होंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे इसमें द पावर ऑफ ट्रू लव टू ट्रांसेंड टाइम इसको टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि वो क्या देखेंगे कि पोएम तो कुछ लव पे बेस्ड थी. पर ये जो पोएम है इसका सेंट्रल आइडिया ही है कि दिस पोएम टेल्स अबाउट द एंड्योरिंग नेचर ऑफ ट्रू and soulful love
बट उसको कंट्रास्ट किया है. दिस पोएम हैज़ कंट्रास्टेड इट विद द फ्लीटिंग नेचर ऑफ फिजिकल ब्यूटी एंड यूथ. समझ में आई? तो ये है इसका आंसर. अगर पोएम्स नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर वहाँ जाके यही ऑप्शन टिक करके आना है आप लोगों ने. ओके, तो ये ऑप्शन नहीं है, याद रखना. इसीलिए पहले पोएम 5 मिनट एटलीस्ट दे दो और फिर समझ आ जाएगा कि इसका आंसर ए पार्ट है. वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेज ऑफ नॉडिंग बाय द फायर? नॉडिंग बाय द फायर का मतलब क्या? जब टाइम गुजर गया होगा और तुम बैठी होगी वहाँ. वार्मथ एंड कंफर्ट ऑफ होम नहीं. स्पीकर्स डिज़ायर टू एस्केप द रियलिटी, ऐसा तो कुछ भी नहीं. स्पीकर्स एंगर एंड रिजेंटमेंट, बिल्कुल नहीं. पैसेज ऑफ टाइम, कि जब बीत जाएगा समय तुम नॉड करोगी. नॉडिंग बाय द फायर, जब समय बीत चुका होगा. इट सिंबलाइजेज द पैसेज ऑफ टाइम. देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्पीकर्स लव फॉर एड्रेसी. स्पीकर का लव जो एड्रेसी मतलब जो उसकी बिलव्ड है, उसके लिए कौन सी फॉलोइंग है जो यहाँ पे जो लिखे हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा स्पीकर का लव. सुपरफिशियल और फ्लीटिंग था क्या उसका लव? नहीं. वो कैसे प्यार करता था? डीपली प्यार करता था ना. जेलस और पोजेसिव था? बिल्कुल भी नहीं. कंडीशनल या सेल्फ सर्विंग था? नहीं. डीप एंड एंड्योरिंग था. वो कह रहा था ना कि एक आदमी जो तुम्हारे पिलग्रिम सोल से प्यार करता है, डीप एंड एंड्योरिंग. ओके, ये है इसका आंसर. नाउ अगेन वी आर हियर. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. नाउ आई वांट दिस यू ऑल टू रीड दिस पैसेज. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अगर बुक है तो बुक से पढ़ लो. पहले इस पैसेज को पढ़ो और फिर उसके बाद कोई 3 मिनट ले लो, पॉज कर लो, इस पैसेज को पढ़ लो और उसके बाद फिर इस आंसर को, इनके सबके आंसर्स को निकालते हैं. क्योंकि टाइम नहीं है तो यहाँ पे इसे पढ़ लो. जस्ट रीड इट. आई होप आप लोगों ने ये पैराग्राफ रीड किया होगा. चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं. सबसे पहले है विच वर्ड कन्वेज द अपोजिट ऑफ सिमिलर. अब इसके लिए मुझे इन सब वर्ड्स को ढूंढना पड़ेगा पैराग्राफ में. अगर पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा है तो मुझे पता है कि ये जो डाइवर्स यहाँ लिखा था, लाइकवाइज इट डिजॉल्व्स डाइवर्स मेटाबॉलिक वेस्ट. डाइवर्स मतलब अलग अलग, जो सिमिलर नहीं है. तो सिमिलर का अपोजिट डाइवर्स. देन लेट अस solve another one. Water is vital to human health and fitness because. क्यों है vital? अब ये अगर मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है कि ये ऐसी कोई बात, vital होने वाली बात जो है, ये यहाँ कहीं दी हुई है. We cannot, यहाँ water is vital to human health and fitness although it is not a nutrient. अब ये vital वाली लाइन मिल गई मुझे, right? पढ़ा है तो पता होगा मुझे ये कि ऊपर मिल जाएगी. अब इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना पड़ेगा ढूंढने के लिए. Although it is not a nutrient as are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, it in fact is a key nutrient as no life is possible without it. Whereas we can do for weeks without food, we cannot live without water longer than a couple of days. इसीलिए ये vital है. ओके, इट कंट्रोल्स थर्स्ट, ऐसा तो कुछ नहीं है. एक्सीलेंट सॉल्वेंट, नो. मैन डज नॉट लिव बाय फूड अलोन. ये मोस्ट रेलिवेंट आंसर है. ठीक है. वाटर इज कॉल्ड की न्यूट्रिएंट बिकॉज, अब यहाँ ही पढ़ा हमने की न्यूट्रिएंट. क्यों? क्योंकि एज नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट इट. ओके. विच वर्ड इज अ सिनोनिम. सिनोनिम का मतलब क्या है? जो सेम हो मीनिंग जिसका. मेंटेन करने का सेम मतलब वाला वर्ड. ब्रेक तो नहीं है, वैरिड भी नहीं है, डाइवर्स तो अभी यहाँ किया पीछे, डाइवर्स भी नहीं है. सपोर्ट. और यहाँ देखो, एन आइडल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड विच सस्टेन लाइफ सपोर्टिंग केमिकल रिएक्शन. मेंटेनिंग. ओके. विच कंपोनेंट इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू स्टे हेल्दी एंड दैट इज वाटर ऑफ कोर्स. ठीक है. अब आगे चलते हैं. अब ये क्वेश्चन, इसमें ये एडवर्टीजमेंट पढ़नी है और आंसर करना है. ठीक है. तो पहले कोई 2-3 मिनट इस एडवर्टीजमेंट को एक लुक दे दो. जस्ट गिव अ लुक ऑन दिस एडवर्टीजमेंट एंड देन विल मूव अहेड.
आई होप पढ़ लिया होगा अभी पॉज करके। ओके, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द एडवर्टीजमेंट अबाउट? व्हाट इज़ द एडवर्टीजमेंट अबाउट? किसके ऊपर बेस्ड है ये एडवर्टीजमेंट? कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स? इज इट? मोबाइल फोन्स? नो। न्यूज़पेपर? नहीं। कंप्यूटर? यस। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द एडवर्टीजमेंट? प्राइमरी फोकस क्या है इस एडवर्टीजमेंट का? होलसेल कंप्यूटर्स, होलसेल की बात कर रहे हैं ये, है ना? देखो यहाँ भी होलसेल स्टाइल, होलसेल कंप्यूटर, तो होलसेल कंप्यूटर सेल है ये। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ परचेजिंग फ्रॉम दिस कंपनी? मेन बेनिफिट क्या है? वाई चूज अस? वाई चूज अस? अनमैच्ड प्राइजेस, क्वालिटी एश्योरेंस, एक्सपर्ट सपोर्ट, डाइवर्स इन्वेंट्री। अब इनमें से कुछ भी मिल जाए तो चल जाएगा। हाई एंड प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फ्री शिपिंग, नहीं तो अनमैच्ड प्राइजेस लिखा था। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंपनी इन्वेंट्री? कंपनी के इन्वेंट्री को बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है वर्ड? डाइवर्स। दिया तो है, इतना सिंपल। ओके, राइट डाउन द फुल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर्स कंपनी। पूरा एड्रेस कहाँ लिखा है? ये लिखा है, ये पूरा एड्रेस याद रखना। एड्रेस में नाम भी आता है कंपनी का। रैना कंप्यूटर्स, ड्रीम लैन, फेनी, JNK। फ़ोन नंबर जैसा लिखा होगा वैसा ही, XX ही, और फिर वेबसाइट। देखो नाम भी आता है, ठीक है? ये याद रखना, जब एड्रेस पूछ रहे हैं और एड्रेस में नीचे नाम भी दिया होता है, वो भी लिखना होता है। अब चलते हैं ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर पोर्शन पे यहाँ पे फिर हमें वर्ब्स को फिल करना है। देयर वर मैनी हैप्पी स्टूडेंट्स हु, देयर वर पास्ट है, हु प्लेड इन द गार्डन, ठीक है? या फिर हु वर प्लेइंग इन द गार्डन। दे सिप शुगर केन। अब देखो, अगर आप इसे पास्ट में लेके चल रहे हो तो फिर आप इसको सिप का तो सिप ही लिखोगे, दे सिप शुगर केन। पर अगर आपने इनकी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस कर दिया, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, दे वर सिपिंग शुगर केन, फिर ऐसे आ जाएगा दे वर सिपिंग। ऐसे करोगे तो भी गलत नहीं होगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज सिटिंग अलोन, शी वॉज स्कॉल्डेड बाय द टीचर फॉर हर स्ट्रेंज बिहेवियर। क्योंकि ये पास्ट की बात है तो शी वॉज, स्कॉल्ड का स्कॉल्डेड। ऐसे करोगे तो भी ठीक है, ऐसे करोगे तो भी ठीक है, ठीक है? आगे चलते हैं। री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये शायद से डायरेक्ट में है, हाँ ये डायरेक्ट में है और इसे इनडायरेक्ट में करना है। अब देखो, री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है, ठीक है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इसके लिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं। द न्यूट्रिशनिस्ट सेड ईटिंग अ बैलेंस डाइट इज़ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। मतलब सिंपल सेंटेंस दिया है हमें। शी एडेड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर मील्स। इसका मतलब ये कुछ तो इंस्ट्रक्शन जैसा दे रही है, या एडवाइस कर रही है, या इंस्ट्रक्शन दे रही है, ठीक है? अब इसे कैसे लिखूंगी? द न्यूट्रिशनिस्ट सेड, और ये हटाने के लिए मैं क्या लिख दूंगी? दैट ईटिंग अ बैलेंस डाइट, टेंस चेंज, was crucial for maintaining good health. She added, अब added की जगह she advised या she instructed, जैसे इन्होंने she further instructed लिखा है तो हम she further advised भी लिख सकते हैं। She further advised to include a variety of fruits and vegetables in our meal, in our meals। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव, मेरे पास यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं ये सपोज करूँगी कि वो हमें कह रही है, ठीक है? योर की जगह आर, ठीक? आई होप ये क्लियर हुआ है। यूज़ अप्रोप्रिएट टेंसेस, पंचुएशन, स्पेलिंग वेयर एवर नीडेड। लास्ट वीक आई विजिट, लास्ट वीक मतलब पास्ट, तो फिर ये विजिटेड होगा। द बीच विद माई फ्रेंड्स, वी हैड अ ग्रेट टाइम, प्लेड वॉलीबॉल एंड बिल्ट सैंड कासल्स। अब कासल्स के स्पेलिंग, ठीक है? स्पेलिंग्स आने चाहिए। द वेदर वॉज सनी, सो वी, द वेदर वॉज सनी, और ये लास्ट वीक की बात है। सो वी लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
मैंने पहले भी कहा है, पूरा पैराग्राफ रिलेटेड है, एक एक लाइन नहीं. We laid in the sun all day. In the evening, we made a bonfire and roasted marshmallows. It was an perfect तो नहीं हो सकता, sound of consonant है. It was a perfect day. I hope ये समझ में आया है. और आगे वाले क्वेश्चंस क्योंकि मैचिंग ही हैं तो इसीलिए यहाँ पे है नहीं. आई होप ये चीज़ समझ में आई है. जितने पेपर हमने अभी तक डिस्कस किया है इससे कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि कैसे हमें एटलीस्ट राइटिंग स्किल्स और ग्रामर पार्ट को सॉल्व करना है एग्ज़ाम पेपर में. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. Just go with all your mental peace and calmness. Attempt your paper very efficiently. Don't get overly burdened or overly pressurized. आराम से पेपर करो. सबको आता है, जितना भी आता है that is enough. अब जितना पढ़ लिया है हमने कर लिया है, जितना भी करना था. आराम से जाएंगे, इंग्लिश का पेपर आराम से निकाल के आ जाएंगे. ये जो बचा हुआ थोड़ा सा टाइम है इसमें सिर्फ पुराने PYQs लगाओ. सिर्फ पुराने जो प्रीवियस ईयर पेपर है इनको गो थ्रू करो. बस दैट इज़ इट. यू हैव डन इट. आता है सब कुछ. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्ज़ाम.